चलिए सावधान देखिए, अपन को यहाँ पर देखना है जो क्षयभ श्रमिक है ना, क्षयभ श्रमिक दिख रहा है सबको। ये क्षयभ श्रमिक में अपन को इसकी परिभाषा देख रहे हैं कि क्षयभ श्रमिक किसे कहते हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या जाना, इसमें देखा जाए अभी तक क्या जाना हमने कि ये जो घाती कर्म है 47 कर्म प्रकृतियां, इसमें सर्वघाती की 21 और देशघाती की 26 है। इनमें क्या बताया, सर्वघाती में हमने एक भेद लिया था, सर्वघाती स्पर्धक है ना, वो सबका घात करता है। और हमने देशघाती में दो प्रकार के लिए थे, एक देश एक माने इस सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। माने सर्वघाती स्पर्धक वह कहलाते हैं जो सबका घात करें, वो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। और जो एक देश का घात करते हैं, 100 में से मात्र 10 रुपए खर्च करते हैं, वो कहलाते हैं एक देश स्पर्धक। यहाँ पर खर्च का अर्थ इसमें ये मैंने उदाहरण दिया है ना, इसका अन्यथा मत ले लेना उदाहरण को, यहाँ पर रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं शायद। ये उदाहरण है समझने के लिए, एक देश कितना होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ में हमको इस चार्ट के माध्यम से देखना है कि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं सर्वघाती प्रकृतियों से। ठीक है, ये दिख रहा है सबको, ये है सर्वघाती प्रकृतियां। ये एरो दिख रहा है आप लोगों को, जा रहा है? हाँ, चलिए अब इसमें सबसे पहले देखिए, सभी स्पर्धक सर्वघाती हैं। इसमें कितने और सब स्पर्धक इतने भी सब कैसे होंगे? स्पर्धक सर्वघाती होंगे। सर्वघाती माने सभी का घात करेंगे। उषा जी, इसमें केवल ज्ञान होगा उसका भी घात करेंगे, दर्शन होगा उसका भी घात करेंगे, निद्राओं का भी घात करेंगे, माने सबका घात करेंगे। घात मतलब जो चीज घात वाली है वो घात करेंगे, जिसको उदय में लाना है उसका उदय करेंगे। जैसे केवल ज्ञान उसका घात करेंगे, लेकिन निद्राओं का घात नहीं करेंगे। निद्राओं को तो प्रकट करेंगे, वही निद्रा तो चल रही सभी लोगों के, है ना, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए, अब इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, जो सर्वघाती स्पर्धक है इसमें भी 4 प्रकार के स्पर्धक होते हैं, ध्यान रखना। जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए ये दिख रहा है, शैल, अस्थि, दारू, बहुभाग। एक बार इसे देख लेते हैं। क्या कहा? शैल, अस्थि और दारू और बहुभाग। इसको समझ लेते हैं, 4 चीज कौन कौन सी हैं। शैल, शैल माने होता है पत्थर। शैल माने क्या होता है? पत्थर। अस्थि, अस्थि माने होता है हड्डियां। ठीक है, और दारू, दारू माने होता है जिसको अपन बेल कह सकते हैं, लकड़ी कह सकते हैं। ठीक है, 3 चीज हो गई स्पष्ट। क्या क्या बताया? शैल माने पत्थर, अस्थि माने हड्डियां, और दारू माने होता है बेल, माने लकड़ी ले सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ बता रहे हैं, इसमें जो सर्वघाती ये प्रकृतियां हैं, इसमें स्पर्धक कैसे कैसे होते हैं। तो कहा इसमें स्पर्धक इतने प्रकार के होते हैं। इसमें शैल माने पत्थर के समान स्पर्धक होते हैं, बहुत कठोर स्पर्धक। ठीक है, उदाहरण देकर समझा रहे हैं कैसे कैसे। जैसे पत्थर है, पत्थर से और कमजोर देखा जाए तो हड्डी होती है, हड्डी से कमजोर देखा जाए तो लकड़ी होती है। माने इस प्रकार से जैसे जो कमजोर है वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं ऐसी स्पर्धक होते हैं। स्पर्धक भी एक से एक कमजोर होते हैं, लेकिन ध्यान रखना, बेशक जो भी कमजोर स्पर्धक होगा वो स्पर्धक हम सबका घात करेगा ही, बेशक कमजोर होगा। ठीक है, जो स्पर्धक होते हैं वो किसी का भी घात करेंगे। कोई से भी स्पर्धक होंगे, लकड़ी के समान बताया हो या उसको हड्डी के समान बताया हो या उसको पत्थर के समान बताया हो, किसी प्रकार के यहाँ पर स्पर्धक होंगे शशि जी, वो स्पर्धक सभी स्पर्धक सबका घात करेंगे। सब माने केवल ज्ञान, इसमें जो भेद आएंगे उसका घात करेंगे, है ना, हो गया घात। और देखिए दारू के बाद यहाँ पर बताया बहुभाग। बहुभाग माने होता है बड़ा भाग। कैसे बड़ा भाग? बड़ा भाग माने होता है जैसे हमने उसमें किया था, उदाहरण से देखा था हमने, 100 का नोट है, 100 के नोट में 90 रुपए तो हो गए बहुभाग,
और 10 रुपए हो गए 1 भाग। क्या कहा? दारू में भी हमको उसका, दारू का माने लकड़ी का बहुभाग लेना है, सबसे बड़ा हिस्सा लेना है। लकड़ियों में भी जो सबसे मजबूत हो वो वाली लकड़ी लेनी है यहाँ पर अपन को दारू में, ठीक है। और वो लकड़ी लेनी है, उस लकड़ी का भी यहाँ बहुभाग लिया। बहुभाग का अर्थ होता है अधिक से अधिक, बहुभाग, ठीक है। बड़ा, अब बड़ा माने 100 रुपए है, उसमें से 90 और 10, बताइए भारतीय दमो, 100 रुपए में से 90 का 90 किसे कहेंगे और 10 किसे कहेंगे? माइक खोलने की आदत पड़ेगी सबको जी, वैसे नहीं बता सकते आप लोग हैं। 90, हाँ बिल्कुल, 90 तो हो गया बहुभाग, और 10 क्या हो जाएगा रतिका जी? एक भाग, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लकड़ी का बहुभाग लिया है ना। यहाँ पर दारू माने, दारू माने दारू को नहीं लेना है यहाँ पर सभी जानते होंगे, दारू माने लकड़ी होती है, ध्यान रखना। नहीं, अरे भैया जी क्या पढ़ा रहे हैं ये, है ना। कोमल जी आपको पता ही होगा, इंदौर में नहीं मिलती। हाँ चलिए आगे देखिए, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या जानना, इतना जानना है कि जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। भारतीय दमो कविता जी, 4 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? पत्थर के समान होते हैं, है ना, और हड्डी के समान होते हैं, दारू के समान होते हैं, लकड़ी के समान होते हैं, और एक और बताया अंतिम में, वो होता है बेल, है ना। यहाँ पर दारू का बहुभाग लिया और एक बचता है बेल, जिसको अपन एक भाग कहेंगे, है ना। तो उस एक भाग को भी इसमें लेना है। बहुभाग, एक भाग, ये 2 हो गए। सेल और अस्थि, ये 2 हो गए, 4 हो गए। ऐसे याद कर लो, सेल अस्थि ये 2, और दारू का बहुभाग और एक भाग, ऐसे 4 प्रकार के उदाहरण से अपन को यहाँ पर स्पर्धा घटित करनी है, ठीक है। घबराइए मत, बस ये आज ये अपना आज का ये आखिरी पेज है, और फिर कल से अपना विषय सिंपल होता जाएगा। बस आज थोड़ा मेहनत कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे बढ़े, हाँ चलिए, बस एक एक लाइन देखते जाइएगा, हमारा विषय ज्यादा नहीं है आज। हाँ अब देखिए, अब हमको देखना है घाती, इसमें देश घाती में। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज देखना, आगे पीछे चीज मत पढ़ना आप लोग। देशघाती, देशघाती में दो भेद किए थे, याद है? सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। इसमें भी सर्वघाती स्पर्धक होंगे और देशघाती स्पर्धक होंगे, ओके। चलिए, अब सर्वघाती का अर्थ पता है, सब जो सबका घात करे वो सर्वघाती स्पर्धक, और जो एक देश घात करे वो एक देशघाती स्पर्धक। अब देखिए, अब यहाँ पर स्पर्धक की डेफिनेशन बता रहे हैं। कौन सा स्पर्धक? सर्वघाती स्पर्धक की वो बता रहे हैं परिभाषा। देखिए, सर्वघात करने वाली अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति। देखिए, सर्वघात माने सभी का घात करने वाली अनेक प्रकार की अनुभाग, अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति माने अनेक प्रकार की फल देने की शक्ति। अनुभाग का अर्थ होता है फल देने की शक्ति। क्या देने की शक्ति? फल देने की शक्ति से युक्त कार्मण वर्गणाओं का समूह। जो कार्मण वर्गणा होती है, पता है क्या होता है कार्मण वर्गणाएं? किसको पता है? जिससे कर्मों की रचना होती है। क्या होता है? जिससे कर्मों की रचना होती है उसे कहते हैं कार्माण, ठीक है। जिनसे कर्मों की रचना होती है वो तो होती है कार्माण, और उसी कार्माण वर्गणाओं का जो समूह, ठीक है, समूह बता रहे हैं, उसी कार्माण वर्गणाओं का जो समूह है वो कहलाता है सर्वघाती स्पर्धक। ऐसा जान सकते हैं कि सर्वघाती स्पर्धक और कार्माण वर्गणाएं एक ही रिश्तेदार हैं, ठीक है। रिश्तेदार कैसे हो गई? कार्माण वर्गणाओं से कर्मों की रचना होती है, ठीक है। कर्मों की रचना किससे होती है? कार्माण वर्गणाओं से। और ये सर्वघाती स्पर्धक क्या करते हैं? सबका घात करते हैं, है ना।
किसी चीज को उदय नहीं होने देते, जो चीज उदय लायक है वो तो होने नहीं देते, और जो उदय लायक नहीं है उसको उदय होने देते हैं। ऐसे सर्वघाती स्पर्धक हैं। तो इन स्पर्धकों का संबंध किससे जमता है? जो कर्मों की रचना करे, जो नए नए कर्म बांधे। तो ये कारमाण वगणा तो कर्म बांधती हैं, तो कारमाण वगणाओं का समूह क्या कहलाएगा? सर्वघाती स्पर्धक। आखिरी पेज है, मैं अभी बोल के चल रहा हूं, ज्यादा घबराइए मत रितिका जी, थोड़ा थोड़ा विषय ऐसा आएगा अपना, है ना। चलिए, क्योंकि अपन गुणस्थान पढ़ रहे हैं, पहली बात तो यही है। अपन बालवोत तो पढ़ नहीं रहे, जो यहाँ 5 पाप 6 द्रव्य 7 तत्व बताऊं मैं आप लोगों को। यहाँ अपन लोग गुणस्थान पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपन को समझना है। ठीक है, देखिए, ये तो हो गई सर्वघाती की परिभाषा। क्या हो गई सर्वघाती की परिभाषा कोमल जी? कि जो सभी, देखिए मैं बता देता हूँ, उसको मत देखिए। जो सबका घात करता है, जिसमें बहुत प्रकार का फल देने की शक्ति होती है, ठीक है, और कारमाण वर्गणाएं जो कर्मों की रचना करती हैं, उसका ही समूह है, ये होता है सर्वघाती स्पर्धक। ठीक है, अब देखिए, अब वहां पर हमने क्या क्या लिया था? ये लिए थे ना, शैल, अस्थि, दारू, है ना, ये सब लिए थे वहां पर। उसमें सर्वघाती में तो यहाँ पर भी यही लेना है, क्योंकि दोनों एक ही समान है। अभी भी बोल रहा हूं, सर्वघाती और देशघाती दोनों एक समान है। ठीक है, सर्वघाती और देशघाती दोनों एक समान। अब देखिए, अब यहाँ पर देशघाती है। देशघाती में क्या बताया, देखिएगा। देशघाती स्पर्धक, एक देश घात करने वाले, ये कैसे होते हैं? एक देश घात करते हैं, ये सर्वघात नहीं करते। यदि देशघाती की डेफिनेशन पूछी जाए आप लोगों से, देशघाती स्पर्धक की परिभाषा बताइए, क्या बताएंगी कोमल जी? जो एक देश घात करते हैं वो कहलाते हैं देशघाती स्पर्धक। और सर्वघाती स्पर्धक जो अनेक माने जो जिसमें अनेक प्रकार का फल देने की शक्ति है, और जो सभी का घात करते हैं, कारमाण वर्गणाओं के समूह हैं, वो कहलाते हैं सर्वघाती स्पर्धक। दोनों परिभाषा हो गई, ये और ये याद हो गई दोनों परिभाषाएं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया अस्थि, दारू, है ना। देखिए, यहाँ पर थोड़ा एक चीज अपन को अलग करना है। क्या करना है? यहाँ पर ये शैल, अस्थि, दारू, ठीक है, यहाँ पर शैल, अस्थि, दारू और दारू का बहुभाग, ठीक है, ये वहां पर भी लिया था, यहाँ पर भी ले लिया। बहुभाग माने दारू का बहुभाग, अर्थात इसका अधिक से अधिक भाग, 90%। ठीक है, ये ले लिया। अब एक देश में क्या लेना? दारू, दारू का एक भाग इसमें लेना है। वहां पर जो 90% था, उसका 10% अपन को लेना है एक देश में, देशघाती स्पर्धक में। हो रहा है स्पष्ट कुछ? देखिए, हम फिर से देखते हैं। हमने सर्वघाती में तो चारों प्रकार के लिए थे, उसमें एक देश भी लिया, उसमें देखिए उसमें बहुभाग भी लिया था, है ना। पहले पहले सर्वघाती वालों में सबसे पहले अपन ने बात की थी, उसमें अपन ने बहुभाग भी लिया था और एक भाग भी लिया था। लेकिन ये दूसरे यहाँ पर जो एक देश है, माने देशघाती स्पर्धक में जो सर्वघाती स्पर्धक है, उसमें अपन को बहुभाग लेना है। इसको अपन को एक भाग नहीं लेना है, इसमें बहुभाग लेना है केवल। और उसका एक भाग जाएगा एक देश में, 10% जाएगा एक देश में, और 90% जाएगा सर्वघाती स्पर्धक में। ठीक है ना, इतना क्लियर हो रहा है? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आराम से चलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी अपन इसको और स्पष्ट करेंगे बाद में। ठीक है, इधर देखिए, अब इसमें थोड़ा अलग देख लेते हैं। देखिए, अब एक मेरा आप लोगों से प्रश्न है। अब इसमें आप लोगों को शंका होनी चाहिए, नहीं होगी तो मैं खड़ी कर देता हूं। देखिए, ये जो सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, ठीक है, यदि यदि देखा जाए, सर्वघाती स्पर्धक किसका भेद बताया? यहाँ पर किसका बताया? देशघाती का बताया। बताया देशघाती में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मना पर्याय, चारों ज्ञानावर्ण होते नहीं होते सुमन जी?
होते हैं। तो बताइए, सर्वघाती तो सबका घात करता है, तो ये तो इसमें सबका घात कर देगा, तो हमारे पास क्या रहा? यही प्रश्न का उत्तर अपन को जानना है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने क्या क्वेश्चन किया, क्या प्रश्न है मेरा, कौन दोहराएगा? बोलिए रजनी जी। जब सर्वघाती में सभी सर्वघाती में सभी घातों का है ना घात हो जाता है, तो फिर क्या बचता है इसमें? हाँ चलिए, यही तो बढ़िया, क्वेश्चन है ना। इसको स्पष्ट तो और उसमें कौन करेगा वैसे? आ गया प्रश्न, बढ़िया। इस प्रश्न स्पष्ट किसको करना है? सीमा जी बोलिए। आप माइक नहीं होने आपका भी। हाँ भैया जब नहीं सर्वघाती में सर्व का घात होता, सब सब चीजों का घात होता है, तो देशघाती में चार 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 चीजों का सभी का घात हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? चलिए, बहुत बढ़िया। सर्वघाती में हाँ चलिए, यदि सबका घात हो जाएगा, देखिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ, प्रश्न आपको समझ में आ गया सब लोगों को। देखिए, हमारी जो बात चल रही है सर्वघाती, जो उसमें जो देशघाती है, देशघाती में हमें दो भेद किए, एक तो सर्वघाती और एक देशघाती। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि सर्वघाती में यदि सबका घात हो जाएगा, है ना, सर्वघाती में क्या होता है? सबका घात होना। और एक और जो देशघाती उसमें हमें मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि, मनापर चारों आते हैं। तो हमें तो मति श्रुत ज्ञान है, सबको पता है, ये तो पता होगा ना सबको, मति श्रुत ज्ञान है अभी। हाँ, हमको मति श्रुत ज्ञान है। तो यदि यहाँ पर सर्वघात होगा तो सभी का घात हो जाएगा, तो फिर हमें क्या रहेगा हमारे पास? अब आइए वही चीज देखते हैं अपन, है ना, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। देखिए, अब देखिए यहाँ पर थे अपन, ठीक है। देखिए, ये तो हो गया शैल, अस्थि, दारू, बहुभाग। इतना क्लियर है सबको? स्पष्ट है? क्योंकि ये अपन ने वहां से लिया, वहां पर था, वही यहाँ पर है ना। अब ये शैल, अस्थि, दारू, इसका बहुभाग लिया, और इसका जो 10% है इसको अपन लेंगे इसमें। ये आ गया अपना दारू का एक भाग, और इसमें लता आएगी। लता माने होता है, लता माने अपन ले सकते हैं बेल, है ना, इसने बेल को भी पूरा लिया है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया शैल, अस्थि, दारू, बहुभाग। अब देखिए, अब इसमें वर्तमान और भविष्य। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। ये जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, कौन से सर्वघाती स्पर्धक? देशघाती में जो भेद है सर्वघाती स्पर्धक वाला, वो वाले सर्वघाती, है ना, ध्यान रखना। तो वो वाले जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, उनका वर्तमान में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक देश घात करते हैं उनका वर्तमान। अब अपन इनको देखते हैं क्या होगा इनका वर्तमान भविष्य में। देखिए, जो ये सर्वघाती स्पर्धक हैं, इनका वर्तमान में तो होगा उदयाभावी क्षय, ध्यान रखना। अभी इनका अपन अर्थ देखेंगे क्या होता है उदयाभावी क्षय। वर्तमान में तो इनका होगा उदयाभावी क्षय, और भविष्य में इनका होगा सदवस्था रूप उपशम। क्या होगा? सदवस्था रूप उपशम। देखिए, ये सर्वघाती स्पर्धक हैं, इनका एक जो देशघाती है उसमें वर्तमान अवस्था में क्या रहेगा? उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का अर्थ होता है उदय का क्षय हो जाना। उदय का क्षय हो जाने का अर्थ है उदय नहीं होना, उपशम रहना, उसका नाम है उदयाभावी क्षय। वर्तमान में उदय नहीं होने का नाम उदयाभावी क्षय है, ध्यान रखना। क्या है? वर्तमान में जो अवस्था है उस समय उदय में ना आना, उसका नाम है उदयाभावी क्षय। पूनम जी, ये तो पता चल गया कि वर्तमान में उदय में नहीं आता, वर्तमान में इसमें उदय नहीं होता, ठीक है।
तो इसमें वर्तमान का उदय नहीं हुआ, तो इससे क्या ख्याल में आता है कि इसमें जो हमारे ज्ञान है वो नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि उदय ही नहीं है उसका। उदय होगा तो ही तो ज्ञान जाएंगे, जब उदय ही नहीं है वर्तमान में तो कहां से हमारे ज्ञान चले जाएंगे। ठीक है, आगे भविष्य में होगा इसका सदवस्था रूप उपशम। ध्यान रखना, वर्तमान में तो उपशम है ही, उदय नहीं होगा तो उपशम तो हो ही जाएगा, और भविष्य में भी उपशम ही रहेगा। सदवस्था रूप का अर्थ होता है कि आगे भविष्य में भी उपशम रहेगा। देश घाती में सर्व घाती स्पर्धकों का वर्तमान में उपशम है, उदयाभावी क्षय है, उदय का अभाव है, और भविष्य में भी उसका उदय का अभाव रहेगा। ठीक है, हमको शब्द सुनने में बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन अर्थ निकाला जाए तो बहुत सिंपल अर्थ निकलता है उनका। कैसा अर्थ निकलता है? वर्तमान में यदि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होगा तो हमारे ज्ञान नष्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। फिर आप मति ज्ञान वाले नहीं कहलाएंगे, श्रुत ज्ञान वाले नहीं कहलाएंगे। जिनको अवधि ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान वाले नहीं कहला पाएंगे। क्यों नहीं कहला पाएंगे? इनका उदय रहेगा तो, लेकिन अभी इनका उदय नहीं है, ये सर्व का घात नहीं कर पाते, है ना, तो इनका वर्तमान में तो रहेगा उदयाभावी क्षय, वर्तमान में उदय का अभाव हो जाएगा। और ठीक है, ये तो हो गया क्षय। ये भी ध्यान रखना, क्षय भी दो प्रकार से होते हैं। एक क्षय माने होता है नष्ट हो जाना, और एक क्षय माने होता है कि दबा देना। कैसे दबा देना? एक स्पष्ट उदाहरण आता है, सुनेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। कोई शत्रु है, एक शत्रु सोया हुआ है और एक शत्रु मरा हुआ है। अब बताइए दोनों में कोई अंतर दिखता है क्या? नहीं दिखता, क्योंकि सोया हुआ और मरा हुआ दोनों ही हमारा कुछ नहीं कर सकते। अभी वर्तमान में बात चल रही है, कुछ नहीं कर सकते हमारा। अभी वो सो रहा है, वो भी कुछ नहीं कर सकता, बेशक आप उसकी दाढ़ी मूछें बनाओ, कुछ नहीं करेगा आपका। और जो मर गया होगा वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब सबको वो ख्याल में आ गया होगा कि हाँ, मैंने बचपन में अपने भैया बहन की दाढ़ी मूछें बनाई थी। याद आया किसी को? वैसा ही देखिए, वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षय भी दो प्रकार से, एक तो संपूर्ण क्षय होना। याद आ रहा है आप लोगों को, जो हमने पहले पढ़ाया था, याद होगा किसी को, तब हमने पंच भाव का विषय लिया था, तो उसने लिया था क्षय दो प्रकार से होता है, एक तो सोया हुआ और एक मरा हुआ। ठीक है, जो सोया हुआ है उसको तो अपन कहेंगे उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम भी वही कहलाएगा। लेकिन क्षय दो प्रकार से होते, संपूर्ण क्षय और एक देश क्षय। माने क्षय कर देना, बिल्कुल नष्ट कर देना, वो तो क्षय है। लेकिन यहाँ पर जो क्षय कह रहे हैं उदयाभावी क्षय, यहाँ पर क्षय का अर्थ लेना है कि उसको सुला दिया है। ही इज स्लीपिंग, वो सो गया। ठीक है, क्लियर? आगे, और उसका भविष्य में क्या होगा? सदवस्था रूप उपशम हो जाएगा। भविष्य में भी वो सोता ही रहेगा, उठेगा नहीं, कुंभकर्ण है। ठीक है, अब वो नहीं वो सोएगा तो उठेगा कौन भाई? किसका उदय रहेगा? लो देख लीजिए, ये जो एक देश है, एक देश घात करने वाला है, इसका तो रहेगा वर्तमान में उदय। विचार करिए, यदि जो एक देश वाला नहीं होता तो अपन क्या करते? कहां से सोचते? आ रही बात ख्याल में? कहां से सुनते? कहां से ज्ञान होता? जब मति श्रुत ज्ञान ही नहीं होता तो। इसलिए यहाँ पर जो एक देश बता रहा है, अब देखिए, हमारा ज्ञान बेशक कुमति कुश्रुत हो, लेकिन है तो ज्ञान तो है ना। ये समझ रहे हो आप लोग? बैठकर मैं समझा रहा हूँ क्या? ये कुछ भी काम करते हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, यानी क्या से क्या कर जाते हैं। ये मोबाइल लैपटॉप किसने बनाई है? भगवान ने बनाई क्या? ये सब ये नतीजे ज्ञान का प्रभाव है, और वो भी उपकार मानना चाहिए, एक जो एक देश स्पर्धकों का उपकार है। जो बेचारे हमारे एक देश ही घात करते हैं, सर्वघात नहीं करते।
वैसे किसी को नहीं पता चलता होता क्या है ये, भैया ठीक है हमें तो ज्ञान मिल गया ना, भाड़ में जाओ। लेकिन जब अपन अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि हाँ, जो एक देश स्पर्धक होते हैं उनका उपकार है हमारे ऊपर, वो हमारा एक देश घात करते हैं। यदि सर्व घात कर देते तो हम तो आज पागल से घूमते। आ रही बात ख्याल में? ऐसा है, ठीक है। जो एक देश स्पर्धक हैं वो हमारे वर्तमान अवस्था में उदय काल रहता है, उनका उदय काल रहता है। तो इसका उदय काल मतलब कुछ कुछ घात करते हैं और कुछ कुछ उदय में रहता है, ठीक है ऐसा। इसलिए इसलिए वहां पर उनको एक देश कहा, एक देश घात करते हैं, सर्व घात वो नहीं कर पाते। अब देखिए पूरा विषय अपना कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ी 2 मिनट में इसको रिवीजन कर देता हूं। मुझे पता है आप लोगों के सर पर बहुत बड़ा वो रख गया होगा पत्थर, है ना? समझ सकता हूं मैं। चलिए, क्योंकि अचानक खाना पीना खाकर बैठे थे बिल्कुल रेडी होकर, अब तो कक्षा सुनेंगे, लो सुन लो कक्षा। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले माने घाती, घाती के 47 में सर्वघाती देशघाती। सर्वघाती में अपन ने 21 भेद किए और देशघाती में अपन ने 26 भेद किए। सर्वघाती में भी एक भेद होता है, वो कहलाता है सर्वघाती स्पर्धक, ठीक है। जो सबका घात करता है, सबका घात कर देता है, वो कहलाता है सर्वघाती स्पर्धक। कैसे घात करता है आपने देखा था, केवल ज्ञान है तो वो केवल ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देगा, जब तक उसका उदय रहेगा तब तक केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा, है ना, ध्यान रखना। तो केवल ज्ञान का उसने अपना उदय काल बता दिया कि केवल ज्ञान तुमको नहीं होगा, 5 निद्राएं तुमको होंगी, है ना, इस प्रकार की बातें उसमें रहती हैं। सर्वघाती स्पर्धक में सबका घात कर देता है, जो चीज उदय में लाने वाली होती है उसका उदय करता है, वरना जो चीज घात करने वाली होती है उसका घात कर देता है, ठीक। ये होता है सर्वघाती। देशघाती में 2 भेद किए थे हमने, एक सर्वघाती स्पर्धक और एक देशघाती स्पर्धक। सर्व मैं देशघाती की बात कर रहा हूँ, देशघाती में भी 2, सर्वघाती और देशघाती, ठीक। उसमें स्पर्धक लगाते जाना। स्पर्धक का क्या अर्थ होता है, हमने देखा था अभी। स्पर्धक का अर्थ होता है कि जो ये मटेरियल है, कर्म प्रकृतियां हैं, इनका जो मटेरियल है, रो मटेरियल माने कच्चा माल, जिससे ये बनती हैं, ये कहलाता है अपना, ठीक है। इतना क्लियर है, ये स्पर्धक कहलाते हैं। अब इन स्पर्धकों में बात की थी सबसे पहले सर्वघाती स्पर्धक। सर्वघाती स्पर्धकों में क्या होता है, 4 प्रकार के भेद हमने देखे थे। कौन कौन से, शैल, है ना, अस्थि, दारू। और दारू में भी हमें 2 प्रकार से लेना है। दारू में कौन कौन सी दारू लेना है, दारू में एक तो 90% और एक 10%, एक तो बहुभाग और एक भाग। दारू का अर्थ होता है लकड़ी, है ना, मजबूत लकड़ी, ठीक। इस प्रकार से 4 हो गए। अब इन चारों को लेने के बाद, ठीक है, इन चारों को बताया कि जैसे ये जो मजबूत होते हैं फिर कमजोर होते हैं, फिर कमजोर होते हैं, इस प्रकार से सर्वघाती स्पर्धकों में भी ऐसे स्पर्धक होते हैं जो पहले विशाल, फिर थोड़े कमजोर, फिर थोड़े कमजोर, इस प्रकार की अवस्था उसमें रहती है। लेकिन फिर भी सभी जितने स्पर्धक हैं सभी सभी का घात करते हैं, सर्वघात करते हैं। कितना कमजोर स्पर्धक भी होगा वो भी सर्वघात करेगा, ठीक है। इतना देखा था। फिर हम यहाँ पर आए थे देशघाती में। देशघाती में हमने 2 भेद किए थे, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, ठीक है। सर्वघाती स्पर्धक में हमने यहाँ पर बात की थी, सर्वघाती को 2 कॉपी वैसा ही रख दो, जैसा वहां पर हमने देखा था सर्वघाती, वैसा ही यहाँ पर सर्वघाती लेना है, ठीक है। अंतर कहाँ पर आएगा, अंतर पता है कहाँ पर आएगा, हाँ, वहां पर देखिए, जो अपन ने यहाँ पर शैल माने शैल, अस्थि, दारू लिया था, यहाँ पर दारू का बहुभाग लेना है और एक भाग चला जाएगा एक देश स्पर्धक में, ठीक है, चला गया इसमें। हाँ, अब प्रश्न खड़ा किया हमने
कि बताइए यदि ये सर्वघात करेगा तो हमें मति श्रुत अवधि ज्ञान कहाँ से होंगे, सर्वघात कर देगा तो कहा कि इनका वर्तमान में तो होता है उदयाभावी क्षय, वर्तमान में उदय का क्षय हो जाता है, वर्तमान में इनका उदय नहीं रहता। और भविष्य में क्या होगा, तो फिर कहा भविष्य में होगा सदवस्था रूप उपशम, भविष्य में भी इनका उपशम रहेगा, भविष्य में भी सोते रहेंगे। फिर प्रश्न खड़ा हुआ तो उदय किसका होगा भाई, तो कह दिया इसमें उदय मात्र एक देश स्पर्धकों का उदय रहेगा। क्यों उदय रहेगा, क्योंकि वो घात नहीं करेंगे, सर्वघात नहीं करेंगे, एक देश घात करेंगे, है ना, सर्वघात वो नहीं कर पाएंगे। अब बताइए कौन कौन इस विषय को पूरा समझ गया, बिल्कुल जिसके माइंड में सेट हो गया। कविता जी का बहुत बढ़िया, रतिका जी बहुत सुंदर, सीमा जी बहुत बढ़िया, कोमल जी बहुत सुंदर, भारती जी दमो, पूनम जी इटावा, भारती जी इटावा, सुमन जी क्या बात, बहुत सुंदर। चलिए विषय मतलब मेहनत रंग लाई अपनी। मुझे पता है क्या लग रहा था, ये विषय बहुत ज्यादा कठिन पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा ही, लेकिन आप लोगों ने संभाल लिया। बहुत गोली तो बहुत तेज पड़ी थी लेकिन सहन कर ली। चलो अब एक काम करो, अपने सर पर जो रखा हुआ पत्थर है उसे हटा दो, क्योंकि अब शांति हो गई। अभी नहीं हुई। चलिए ठीक है, अभी विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। चलिए जय जिनेन्द्र।